आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं जो कि अर्ली लाइफ में जिनका डेथ होता है और जिनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, सीजनल होते हैं, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, अलगी, ये सब। तो इसमें टाइप 3 होगा ना आर सेलेक्टेड का, और के सेलेक्टेड का टाइप 1। और टाइप 2 जो मैंने बोला था कुछ बर्ड्स में, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं माल न्यूट्रिशन के की वजह से जिनका डेथ होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एज पिरामिड्स के बारे में, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। आवाज़ जा रही है क्या आप लोग? ओके ओके। तो यहाँ फर्स्ट ग्राफ जो दिख रहा है, यहाँ जो ये फर्स्ट ग्राफ है, इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में सबसे ज़्यादा नंबर है, और रिप्रोडक्टिव फेज में उससे कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में उससे कम है। तो ये कौन सा पॉपुलेशन हो जाएगा? नहीं दिख रहा? आज क्या, आज तो सब सही चल ही नहीं रहा है कुछ भी। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? तो तीन तरह का हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। तो ये जो फर्स्ट पिरामिड दिख रहा है आप लोगों को, ये है कौन सा पॉपुलेशन टाइप? एक्सपेंडिंग है ना? हाँ, क्योंकि इसमें एडल्ट की जो एडल्ट का जो नंबर है और किड्स का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये फ्यूचर में पॉपुलेशन इंक्रीज ही करेगा। इसमें क्या है कि ये तीनों जो एज है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, लगभग सेम ही है। तो ये एक तरह से स्टेबल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं करेगा। और ये डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है कि क्योंकि इसमें बच्चे सबसे कम हैं और एडल्ट भी कम है और ओल्ड एज वाले सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमने देखा था ये पॉपुलेशन डिस्पर्सल, एक टॉपिक हमें नहीं देखा था। तो ये एक्चुअली डिस्पर्सल मीन्स जब माइग्रेशन होता है ना, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन की, जैसे आप लोगों ने टर्म सुना होगा, जब कोई एक जगह छोड़ के दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। अब माइग्रेशन तीन तरह के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ई माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन। ई माइग्रेशन जो फर्स्ट वन है वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। आ, जब कोई एक स्पेसिफिक एरिया से जब बहुत बड़ा कुछ पॉपुलेशन निकल के दूसरे एरिया में चला जाता है तो उसको ई माइग्रेशन बोलते हैं।
और जब किसी दूसरे एरिया से आकर के, हाँ, हेलो, अच्छा, आवाज़ नहीं जा रही है क्या? ओके ओके। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल तीन तरह से होता है। एक जो माइग्रेशन, आप लोगों ने सुना होगा टर्म माइग्रेशन, माइग्रेट हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी कोई इंडिया से जाके यूएसए में माइग्रेट हो गया, तो उसको ई माइग्रेंट बोलते हैं। तो वैसे ही स्पेसीज में भी, डिफरेंट स्पेसीज में ही, जैसे कोई एक रिवर में रह रहा है और फ्लड आया, फ्लड के बाद दो रिवर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो एक रिवर से निकल के कोई फिश है दूसरे, कोई भी एक फिश नहीं, मतलब बहुत सारे फिश अगर दूसरे रिवर में चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। और ई माइग्रेशन होता है जब सपोज दैट कोई एरिया है, मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर में रह रहा है, ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ से कोई लार्ज ह्यूमन बींग्स का कई सा पॉपुलेशन अगर मुजफ्फरपुर से निकल के पटना या फिर यूपी में चला जाता है और वहाँ सेटल हो जाता है, तो उसको ई माइग्रेशन बोलते हैं, ई फॉर एलिफेंट। तो ई माइग्रेशन मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट होता है, वन वे मूवमेंट होता है, यहाँ से कोई दूसरे जगह चला गया। तो वैसे ही स्पीसीज के भी टर्म में होता है, कोई एक रिवर से निकल के बहुत सारी फिशेस दूसरे रिवर में चली जाती हैं, या फिर किसी एक जंगल में से बहुत सारे बियर्स एक साथ कोई कोई दूसरे जंगल में चले जाते हैं, तो उसको ई माइग्रेशन बोलते हैं। और एक आ- आई आई से स्टार्ट होता है, जो ई माइग्रेशन बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे एरिया से कहीं बाहर से आकर के इस एरिया में आ जाता है, जैसे कोई हम लोग जैसे मुजफ्फरपुर में है अभी, तो कोई पटना से एक बहुत ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन बहुत सारा आकर के यहाँ पे सेटल हो जाता है, तो उसको ई माइग्रेशन बोलेंगे। और माइग्रेशन तीसरा एक टर्म होता है, जो पेरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स टू सेम एरिया। जैसे बर्ड्स में होता है, आप लोगों ने सुना होगा साइबेरियन बर्ड्स, या फिर कई सारे बर्ड्स होते हैं कि सीजन के हिसाब से जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ठंडे एरिया में चले जाते हैं, और फिर जब वापस से टेम्परेचर इस एरिया का कम होता है तो वापस से इधर आ जाता है, या फिर दूसरे किसी फैक्टर से, रेनी सीजन की वजह से या कैसे भी किसी भी वजह से कोई जाता है, जैसे साल में 3 महीना के लिए चला गया, फिर 3 महीना के बाद फिर से आ गया, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन, मतलब पेरियोडिक डिपार्चर एंड वापस से रिटर्न भी हो जाता है। तो ये तीन टर्म है माइग्रेशन का। ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ई माइग्रेशन दो, इसमें कंफ्यूजन होता है, और जो कि नहीं होना चाहिए। ई माइग्रेशन एक एलिफेंट से जो ई ई माइग्रेशन होता है, और एक ई माइग्रेशन आई से जो होता है। हाँ, वही प्रोनाउंसिएशन, जो इमिग्रेशन, जो इनवर्ड मूवमेंट होता है, इनवर्ड मूवमेंट से भी याद रहेगा, वो भी आई से होता है, आउटवर्ड मूवमेंट को ई से स्टार्ट जो करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका एक ये फार्मूला में किसी को, आपको हम लोगों में से किसी को प्रॉब्लम था, तो एक्चुअली ये फार्मूला यूज में नहीं आता है, बट इसी फार्मूले से डिराइव हो करके ये वाला फार्मूला बना है, dN/dt = RN। तो फिर भी इसका एग्जांपल लेते हैं, जो ये वाला जो फार्मूला है, तो एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था लास्ट टाइम, 100 है पॉपुलेशन साइज, यानी कि N0, अभी देखते हैं,
यही है ना फॉर्मूला। तो सपोज दैट कोई पॉपुलेशन साइज है जो स्टार्ट में 100 है, वही लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, और उसमें N1 हो जाएगा 120 2 इयर्स के बाद। तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा 2 इयर्स। इसका जब हम लोगों ने रेट फाइंड आउट किया था तो आया था 0.1, है ना? हाँ, नहीं, ये फार्मूला का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसी फार्मूला को डिराइव करके फार्मूला बना है dN/dt इज इक्वल टू RN। तो वो फार्मूला उसको सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कई केसेस में, क्योंकि यहाँ पे जब रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए ना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसको इजी बनाने के लिए वो फार्मूला बना है dN/dt इज इक्वल टू RN, लेकिन डिराइव होता है इसी फार्मूला से। तो यहाँ पे ई जो है वो कांस्टेंट है। ये ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, अगर कोई सर्च कर सकता है तो आई थिंक 2.7 और 7 समथिंग ऐसे होता है। हाँ। तो हमारा था एन, सपोज दैट हमें N0 पता है 100 है। यहाँ से रेट फाइंड आउट करने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग एन सब N1 सपोज दैट हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। रेट हमें पता है 0.1 है, और टाइम 2 इयर्स है। तो अब इसको वैल्यू को फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, स्टार्ट क्या होता था, N0, N0 से ना। ओके, ओके। तो पहले क्या लिखेंगे, 1, हमें ये N/T फाइंड आउट करना है। तो N0 है 100 इंटू क्या था कांस्टेंट, 2.75, 2.7 ही मान लीजिए आप लोग। हाँ, तो 7 ही मान लेते हैं, टू द पावर R और T। R 0.1 है और T 2 है। तो इसको 2.7 का पावर 0.1 इंटू 2। अभी इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। यहाँ ये हो के जाएगा 0.2। आप कैल यहाँ भी कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे NT 120 आ जाएगा, मतलब जो सेकेंड पॉपुलेशन है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। तो बट ये इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको डिराइव करके ही सेकेंड वाला फॉर्मूला बना है। अभी ये नेक्स्ट फार्मूला है, वो तो ये फार्मूला है उस केस के लिए जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा हो।
मतलब कि जब ग्रोथ जो है जे शेप्ड का, ये इस टाइप का ग्रोथ हो, ये इस ग्राफ में देखिए आप लोग, ये जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ऐसा। और ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका एंड कहीं नहीं होगा इस ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि ये इसमें कैरिंग कैपेसिटी की बात ही नहीं। कैरिंग कैपेसिटी आप लोग जानते हैं, वो लिमिट जहाँ तक इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ के लिए। किसी भी पॉपुलेशन का कोई एक कैरिंग कैपेसिटी होता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, वो डिपेंड करता है उसका इकोलॉजिकल जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है प्लस स्पेस etc। सपोज दैट अगर हम एक ग्लास में ग्रो कराना हो प्लांट्स को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्लास में ग्रो कराना हो, या एक छोटा वेसल कोई सा भी हो, तो उसमें एक लिमिट के बाद तो वो ग्रो नहीं करेगा। 100 150 और 200 और जितना भी उसका मैक्सिमम एक लिमिट होगा उतना तक ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा तो जा नहीं पाएगा। वैसे ही इन्वायरमेंट में भी एक लिमिटेशंस होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इवन रिवर या पॉन्ड में भी जब फिशेस का ग्रोथ होता है तो एक लिमिट नंबर तक ही हो सकता है, तो उसी को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जहाँ तक उसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है ग्रोथ के लिए। तो ये जे शेप्ड का जो ये ग्रोथ होता है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, इसलिए ये ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। और इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है dN/dt = RN। बट जहाँ पे लिमिटेशंस हो, और नेचुरली कहीं कोई भी जब स्पेसीज ग्रो करती है तो लिमिटेशंस होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि उसको अनलिमिटेड फेवर कर देगा अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए, कभी इन्वायरमेंट कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो उस केस में ये वाला ग्राफ चलता है, ये टाइम है और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो ये एस शेप्ड या सिग्मोइड कर्व बनता है इसके ग्रोथ का। और ये है कैरिंग कैपेसिटी, ये एक लिमिटेशन है, इसके ऊपर नहीं जा सकता पॉपुलेशन, क्योंकि इसे ज़्यादा ग्रोथ फेवर करे, सपोर्ट ही नहीं करेगा इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जा कर के ग्रोथ रुक जाना है। तो इसके बाद फिर से ये जब अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं हो तो डेथ स्टार्ट होता है। और फिर ये या फिर यहीं पे हो सकता है, यहीं पे इसी लिमिट तक काफ़ी टाइम तक रहा ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, नंबर उनका पॉपुलेशन साइज। तो ये सेप्ट और नेचुरली इन्वायरमेंट में यही ग्राफ फॉलो करता है कोई भी स्पेसीज। तो जब कैरिंग कैपेसिटी की बात होती है, यानी कि सिग्मोइडल कर्व कर्व की बात होती है, इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। नाम से भी लग रहा होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मीन्स रियल में जो ग्रोथ होती है। ये तो इमेजिनरी ग्रोथ है एक तरह से देखा जाए तो, बट बहुत सारी स्पीसीज इसको फॉलो करती हैं। जैसे बैक्टीरिया का जब कल्चर करते हैं हम लोग, तो इसी ग्राफ को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कोई फैक्टर ही नहीं रह जाता है, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता है स्पेस या फूड रिसोर्सेज, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड होता ही है ऑलमोस्ट। बैक्टीरिया को कितना चाहिए होता है स्पेस या फिर फूड, वो तो कम जगह में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जे शेप्ड कर्व ही उस पर अप्लाई होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जो होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, यही अप्लाई होता है। तो इस ग्रोथ कर्व के लिए फार्मूला है जो अप्लाई होता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी की बात आ रही है, तो ये फार्मूला है, ये कैरिंग कैपेसिटी के। तो इस केस के लिए जो फार्मूला हो जाता है dN/dt = RN × K - N/K। तो अब आप लोग बताइए कि हम लोगों ने जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था, इसमें किसी का इनिशियल पॉपुलेशन N0 या N0 100 था। अगर उसी स्पीसीज के लिए, अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी 200 है, और एक दूसरा स्पीसीज बी है जिसका भी इनिशियल पॉपुलेशन 100 है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी 400 है, तो ग्रोथ रेट जो होगा किस में ज़्यादा होगा?
ओके। मैं बोल रहा हूँ कि एक स्पेसीज ए है जिसका इनिशियल पॉपुलेशन 100 है। हाँ। और इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 200। और एक स्पीसीज बी है, इसका भी इनिशियल पॉपुलेशन 100 है और इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 400। तो आर जो होगा ग्रोथ रेट, आर, वो किसका ज़्यादा होगा, स्पीसीज ए का या फिर स्पीसीज बी का? ओके, हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले केस में था स्पीसीज ए के लिए इनिशियल पॉपुलेशन 100 था। फॉर्मूला है हमारा dN/dt इक्वल टू RN इंटू K-N बाय के, यही है ना? तो अभी स्पीसीज ए के लिए हमारा कैरिंग कैपेसिटी 200 था। तो dN होता है चेंज इन पॉपुलेशन। तो सपोज दैट 100 है इसका पॉपुलेशन इनिशियल। तो हम लोग कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, वो तो चाहे 200 ले लें या फिर 150 ले लें या कुछ भी ले लें। जहाँ तक 200 तक तो क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है तो 200 से ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। तो सपोज दैट 200 ले लेते हैं तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना हो, या 120 ही लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल लिया था, उसमें 120 पॉपुलेशन करके हम लोगों ने ग्रोथ रेट फाइंड आउट किया था। तो हम लोग 120 ले, सपोज दैट N2 जो है वो 120 से जाता है, पॉपुलेशन 100 से 120 हो जाता है। तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना? 20/dt। तो हम क्योंकि लास्ट एग्जांपल ही ले रहे हैं तो 2 इयर्स मान के चलते हैं, 2 इयर्स ही हैं। और यहाँ पे RN, और आर हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। N था 100 था, इंटू के कैरिंग कैपेसिटी 200 है, माइनस N 100 है, तो 100/K है 200। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखिए। 200 माइनस 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और तो इसको लिख सकते हैं इंटू 100, 0.5। ओके। तो इस केस में हमारा, हाँ, 0.1 आ रहा है। 1 तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में आ रहा था 0.1। ओके, इस पे स्पेस ही नहीं है, मैं कॉपी पे करके देखता हूँ। 10 इजिकल टू आर टू
0.2 आ रहा है ना। 1/5 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। वो तो समझ नहीं आएगा क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। आप लोग एक बार फिर से फ्रेश करके देखिए। अच्छा, एक सेकेंड। चेंज इन पॉपुलेशन बाई टाइम इक्वल टू आर के हो जाएगा 10 इक्वल टू 100 1/5 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। हाँ, तो ए के केस में हमारा रेट हो गया, ग्रोथ रेट 0.2। अभी बी के केस में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो उसमें बी के केस में कितना था, 400 था ना हमारा के। तो सब कुछ वही रहेगा, इसमें बस 200 की जगह पे 400 हो जाएगा, फिर कैलकुलेट करके देखिए। आया क्या कुछ? फिफ्टीन, 2/15 आ रहा है, यही ना? 0.13 ऐसे ही कुछ आ रहा है, पॉइंट में ही आ रहा है, 0.13 के बाद में समथिंग आया। तो हम, हाँ, और लास्ट वाले में ए के केस में कितना आया था? ओके, तो अभी देखिए ग्रोथ रेट किसका ज़्यादा है। बी का। ए का ज़्यादा है ना, 0.13। तो जिसका कैरिंग कैपेसिटी कम है,
उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा आ रहा है। बाकी सारे अगर सारे फैक्टर सेम ही है दोनों के लिए, तो जिसका ग्रोथ रेट सॉरी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसका ग्रोथ रेट कम हो जाए। तो ये कुछ उल्टा सोचने में लग रहा है ना कि कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट फास्ट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। तो इस फार्मूले पे बेस्ड बहुत ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पे और भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी उसके बाद एक बायोटिक पोटेंशियल होता है, ये कुछ भी नहीं है, वो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, मतलब कौन कितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाता है उसका बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और टू गिव आउट द न्यू बर्ड्स। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों के पास? दिख रहा है क्या पीडीएफ? तो मैंने बोला ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और आप लोग और भी ऐसे सॉल्व करके देखना। एक चीज़ तो आप लोगों ने देखा कि कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है। और बायोटिक पोटेंशियल एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, तो जिस जो ज़्यादा बर्थ देंगे उनकी बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगी, जैसे बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है बायोटिक पोटेंशियल, जबकि मैमल्स की बात करें तो उनकी काफ़ी कम होगी। तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। कोई प्रॉब्लम है या सब क्लियर हो गया? आप लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोग सर्च करना, और नेट पे भी मिल जाए क्वेश्चन, और सॉल्व करना आप लोग इससे रिलेटेड। क्या? ओके, ओके। ओके, फिर वो मैं कर दूंगा। और कुछ? हाँ। क्या? डीएन मीन्स डिफरेंस ही होता है। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।